हमारी पहली न्यूज़ है परमाणु ईंधन आत्मनिर्भरता के नज़दीक पहुंचा कौन? भारत। क्या होता है कि भारत परमाणु ईंधन आत्मनिर्भरता के करीब पहुंच गया है। 6 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित एक प्रोटोटाइप है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। देखिए, फास्ट है और ब्रीडर मीन्स उत्पन्न करने वाला। इस चीज़ को अगर इसको जो भी ईंधन दिया जाएगा वह इसका फिर से क्या ब्रीड फिर से उसको जन्म दे देगा, ऐसा ये रिएक्टर है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने निरंतर परमाणु प्रतिक्रिया का चरण हासिल कर लिया है, जो भारत के 3 चरण वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में एक बड़ी और ऐतिहासिक छलांग है। ये आपको याद रखना है कि भारत को 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। ठीक है। क्या है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर? एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करते समय जितना ईंधन खपत करता है उससे कहीं अधिक क्या कर देता है? ईंधन पैदा कर देता है। मैंने अभी आपको बताया भारत का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। ठीक। इस रिएक्टर की क्षमता 500 मेगावाट है। यह बिजली उत्पन्न करने के लिए विभिन्न चरणों में यूरेनियम, प्लूटोनियम तथा थोरियम का क्या करता है? उपयोग करता है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को आखिर थोरियम की एक बड़े रूप में पाई जाने वाली श्रेणी का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब क्या है कि ये यूरेनियम और प्लूटोनियम लेगा और लास्ट जो इसका जो तीसरा चरण होगा वहाँ पे क्या उत्पन्न करके देगा ईंधन के रूप में? थोरियम। ट्रांसम्यूटेशन के जरिए थोरियम यूरेनियम 233 में बदल जाएगा। ठीक। फिर लास्ट में ट्रांसम्यूटेशन करेंगे और क्या करेगा ये थोरियम किस में बदल जाएगा? यूरेनियम 233 में बदल जाएगा, जो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण के लिए ईंधन का क्या करेगा? काम करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आई? ठीक है। भारत के 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की परिकल्पना 1900 कब की गई थी? 1950 के दशक में किसने? होमी जहांगीर भाभा ने की थी। पहले चरण में बिजली पैदा करने के लिए प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में यूरेनियम का उपयोग होता है। दूसरे चरण में प्लूटोनियम फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में विखंडन से गुजरता है और तीसरे चरण में यूरेनियम का उपयोग थोरियम संग प्रतिक्रिया में किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए, अगर ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर संचालित करने वाला रूस के बाद भारत कौन सा दूसरा देश होगा? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और चीन ने इस तकनीकी को विकसित करने का काम किया है, पर अभी क्या नहीं हो पाए हैं? सफल नहीं हो पाए हैं। संसद में दिसंबर 2025 में एक बिल आया था जिसमें जो था परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और विकास। विकास किस लिए? शांति के लिए। बम नहीं बना रहे हैं, शांति के लिए। विधेयक 2025 पारित किया गया। वित्त वर्ष 2026 में एक मिशन लॉन्च किया गया, परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई और छोटे मॉड्यूल रिएक्टरों के अनुसंधान डिजाइन के लिए 20,000 करोड़ रुपये क्या किए गए? आवंटित किए गए, जिसका लक्ष्य क्या है? 2033 तक 5 रिएक्टरों को चालू करना। ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये दूसरा देश बन जाएगा। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट, भारत को 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या ये मदद करेगा? इसका मतलब हमारा जो टारगेट है ये रहा। ठीक।
और ये जो हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये कहाँ पे है? कलपक्कम में। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद करनी हैं। फिर हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है भारत में स्थापित परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता 8.78 गीगावाट है। अभी इतनी है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों ने वित्त वर्ष 2026 में 56.681 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया, जो कुल बिजली उत्पादन में क्या 3.1 के % के बराबर है। सरकार ने कहा कि स्वदेशी 700 मेगावाट रिएक्टर व 1000 मेगावाट रिएक्टरों के साथ भारत की परमाणु क्षमता वित्त वर्ष 2032 तक कितनी बढ़ानी है? 22.38 गीगावाट बढ़ानी है। चलिए मैं कुछ आपको एक आंकड़ा देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है। देखिए, एक गीगावाट में कितने 1000 मेगावाट होते हैं। ठीक, इसका मतलब 1 गीगावाट में ही 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख किलो वाट भी होते हैं। ठीक, और 1 गीगावाट में 3 1 2 3 1 2 वाट 1 2 3 4 5 6 7 8 10 की 1 × 10 की पावर 9 वाट भी होता है 1 गीगा वाट में। तो इसको याद रखिएगा, ये आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, भारत का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण केंद्र विकसित किया गया है। ये कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश के नल्लौर जिले में स्थित है। एक ज्वाला दीनी बंदरगाह है। दुनिया के पहले स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण और प्रणाली केंद्र की नींव रखी है। इस सुविधा का विकास मुंबई स्थित सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा लगभग 29.58 एकड़ भूमि में किया गया है। देखिए इसमें क्या है, ये जो शिपयार्ड है ये रोबोटिक बिल्डिंग, 3D प्रिंटिंग तथा स्वायत्त निर्देशित वाहनों का उपयोग किया जाएगा। अब हम लोग अपनी पहली न्यूज़ ख़त्म कर लिए हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। भारत की पहली ड्राइवर रहित एक न्यू टैक्सी आई है जिसका नाम है क्या? पॉड टैक्सी परियोजना। ठीक, ये आप देख रहे होंगे, यही है आपकी पॉड टैक्सी। ठीक, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये कहाँ कहाँ के बीच चलेगी? बांद्रा स्टेशन टू BKC के बीच में ये चलेगी। ठीक है, अभी इसमें ये नॉर्मली जब ये पूर्णतः शुरू हो जाएगी तो इसमें कितने 38 स्टॉप्स होंगे और ये 8.8 किलोमीटर लंबा इसका डिस्टेंस कवर करेगी ये। ठीक, और इसकी जो अधिकतम स्पीड होगी वो 40 किलोमीटर की होगी। इसकी जो पॉड टैक्सी है इसमें ये देखिए छोटे छोटे कैबिन बने हुए हैं, इसमें एक में 6 पैसेंजर आएंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ये कहाँ शुरू हुआ है। ये मुंबई की योजना है। मुंबई के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है देवेंद्र फडणवीस ने 7 अप्रैल 2026 को एक ड्राइवर रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया, जो मुंबई के कुर्ले और BKC के बीच क्या विकसित की जाएगी। बस आप इतना ही इतना ही जानिए, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें लिखा हुआ ये कितने हैं 22 स्टेशन, अभी 22 स्टेशन हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें हैं। 6 व्यक्ति एक बार में बैठ सकते हैं, ये आपको बस जानकारी होनी चाहिए कि एक बॉक्स में
कितने लोग बैठ सकते हैं? 6 व्यक्ति। और इसकी स्पीड, जो अधिकतम स्पीड होगी वो 40 किलोमीटर पर आवर्स होगी। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ इस मैगजीन की है, गुरुग्राम भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। गुरुग्राम भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। ये मार्च महीने के लिए न्यूज़ है, ठीक है। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की अप्रैल 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 में गुरुग्राम देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, ठीक है। प्रदूषण का जो स्तर है वो कैसे नापा गया जहाँ पे जो PM2.5 है का जो स्तर है वो कितना हो गया है? 116 माइक्रोग्राम पर क्यूब मीटर दर्ज किया गया है, जो सुरक्षित सीमा से काफ़ी ज़्यादा है। अगर नॉर्मली सुरक्षित सीमा मानी जाए तो आपको पता है ये कितनी होती है? ये 15, ठीक है। कितनी हो चाहिए? 15, लेकिन ये कहाँ पहुँच गया? 115, ठीक है, माइक्रोग्राम पर क्यूब मीटर, ठीक है। और ये कहा गया है, और ये खासकर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए क्या है? खतरनाक है, ठीक। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के कितने? 4 शहर हैं, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और मानेसर हैं, जो राज्य की बढ़ती समस्याओं को दर्शाते हैं। सूची में सिंगरौली, मांडीदीप, गाजियाबाद, भिवाड़ी, नोएडा आदि शहर शामिल हैं। हालांकि मार्च में गुरुग्राम शीर्ष पे रहा था, लेकिन पूरे वित्त वर्ष 25-26 में गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर पाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो आपको क्या बताना है? गाजियाबाद, ठीक। अगर ओनली टू ओनली क्वेश्चन ये रहे कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो इसमें तो आपको वित्त वर्ष के बारे में पूछ रहा है, ये सब चीज़ें तो है नहीं कि मंथ के बारे में, तो आप सीधा कहाँ चले जाएंगे? गुरुग्राम के साथ। कोई आपको दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। गाजियाबाद रहा, जिससे स्पष्ट है कि समस्या दीर्घकालिक है। कई शहर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश क्या हैं? शीर्ष पे हैं। कोई दिक्कत? देहरादून में सबसे अधिक सुधार हुआ है और विशाखापत्तनम में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। मतलब कि जो PM पार्टिकल्स की जो मौजूदगी है वो सबसे कम कहाँ पे गिरावट दर्ज की गई है? परसेंटेज के अनुसार विशाखापत्तनम में। लेकिन सुधार सबसे ज़्यादा किसने किया है? देहरादून ने। जबकि विशेषज्ञों ने सख्त और वैज्ञानिक उपयोग की ज़रूरत पर क्या किया है? जोर दिया है। यहाँ आपको कोई दिक्कत? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन तिरंगा। ऑपरेशन तिरंगा क्या कहता है कि एक थिएटर कमांड बनाना है। क्या इसके तहत एक थिएटर कमांड बनाना है? ये जो थिएटर कमांड है ये मूवी का थिएटर कमांड नहीं है, ये ऐसा है, ये ऑपरेशनल थिएटर कमांड होगा, जहाँ से जब कभी भी युद्ध की स्थितियाँ बनेंगी तब वायुसेना, थल सेना और नौसेना को इसी थिएटर कमांड के माध्यम से कमांड दिए जाएंगे और वो क्या करेंगे? अपना बेहतरीन कौशल दिखा सकेंगी। अभी क्या होता है कि सभी के थिएटर कमांड्स अलग अलग जगह होते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन में कहीं दिक्कत आती है। तो युद्ध की स्थिति को देखते हुए एक रण संवाद हुआ। कहाँ पे? बेंगलुरु में एक रण संवाद हुआ, जहाँ पे ये बात आई कि एक थिएटर कमांड होना चाहिए, ठीक। और उसका नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन तिरंगा। इन्होंने अपनी पूरी मतलब कि मीटिंग करी, तीनों ने मिल करके। जनरल चौहान ने बताया कि थिएटर कमांडो के गठन की पूरी प्रक्रिया को ऑपरेशन तिरंगा नाम दिया गया है। ये पूरा प्रस्ताव बन गया है। अब ये पहले जाएगा रक्षा मंत्री के पास, फिर रक्षा मंत्री से जब अप्रूवल मिल जाएगी तो ये कहाँ जाएगा? सुरक्षा मामलों के कैबिनेट समिति के पास मंजूरी लेने के लिए जाएगा, ठीक। CDS ने कहा कि थिएटर कमांड
के दो प्रमुख पहलू हैं, एक है अवधारणा, एक है कार्यान्वयन। ठीक। वर्तमान में सेना, नौसेना और वायुसेना सेना की कुल 17 अलग अलग कमानें हैं। थिएटर कमान का उद्देश्य इन तीनों सेनाओं की ताकत और संसाधनों को एक भौगोलिक क्षेत्र के तहत एक ही कमांड के अधीन लाना है, ताकि युद्ध की स्थिति में एकीकृत रणनीति के तहत कार्रवाई हो सके। ठीक है, कोई यहाँ पे दिक्कत आपको? सबसे इम्पोर्टेंट है कि सीडीएस का जो पद है वो गठन कब हुआ था? 2019 में। आपको मुझे कमेंट्स में ये बताना है कि हमारे पहले सीडीएस कौन थे। फिर आपको मुझे एक दूसरा क्वेश्चन बताना है कि वर्तमान सीडीएस कौन है। ठीक। चलिए हम अपनी चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल प्रशासन कानून लागू किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने की मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल प्रशासन के सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF लागू कर दिया है। यह 9 अप्रैल 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसका उद्देश्य प्रशासनिक स्पष्टता और बेहतर कमांड ढांचे के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को क्या करना? मजबूत करना है। यह जो कानून है, यह जो नियम है, यह सभी कितनी 5 बलों, केंद्रीय पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस तथा सशस्त्र पुलिस बल में समूह ए अधिकारियों और अन्य कर्मियों की भर्ती तथा शर्तों को नियंत्रित करने वाली एक व्यापक एवं व्यवस्थित स्थापित करेगा। यह कानून अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया, पदोन्नति, प्रतिनिधि तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है तथा प्रत्येक बल के लिए अलग अलग नियमों को समाप्त करता है। ठीक। सब इस बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। कच्छ में एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बच्चे को क्या जन्म दिया गया है। आपको लगेगा ये कौन सी न्यूज़ है, लेकिन ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड आया है, उसको जान लीजिए। एक यहाँ पे है जंप स्टार्ट पद्धति। जंप स्टार्ट पद्धति क्या कहलाती है? देखिए, क्या होता है कि अगर आपके पास आप एक कार चलाते हैं, कहीं गए और आपकी बैटरी क्या हो गई? डिस्चार्ज हो गई। आप जंगल में खड़े हुए हैं, अब इसको आप खोल करके कहीं ले नहीं जा सकते हैं। सोचिए, गाड़ी की बैटरी वजनी होती है। तभी एक दूसरी गाड़ी आती है, उसके पास भी बैटरी लगी होगी, तभी वो स्टार्ट है। आपने क्या किया कि आपने यहाँ से एक तार ली और इसमें दोनों को ऐसे जोड़ दिया, माइनस को माइनस के साथ, प्लस के प्लस के साथ। अब आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो आपकी गाड़ी क्या इससे चार्ज ले लेगी, जिसकी बैटरी चार्ज है, और आपकी क्या हो जाएगी? गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो जंप के थ्रू आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपकी बैटरी में आए हुए हैं, तो इसी को कहा जाता है जंप स्टार्ट पद्धति। हुआ क्या है कि कच्छ के क्षेत्र में कुछ फीमेल्स रहती थी। किसकी? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। यहाँ पे कोई मेल नहीं था। और राजस्थान के जो क्षेत्र में, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों थे। तो फीमेल्स ने क्या किया? अंडा दिया और उसको सेने लगी। यहाँ पे निषेचन तो हुआ नहीं है इस प्रक्रिया में, तो ये जो अंडा हुआ है ये बांझ अंडा है, इससे चूजा उत्पन्न नहीं होगा। तो हुआ क्या है कि यहाँ से एक अंडा लिया गया और वो प्रतिस्थापित कर दिया गया कहाँ पे? इस अंडे के स्थान पे। और इसको सेया किसने? यहाँ की जो एक फीमेल
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स है, उसने इसको अपनी गर्माहट दी और लास्ट में यहाँ से क्या उत्पन्न हुआ, एक चूजा उत्पन्न हुआ। इतनी छोटी सी ये कहानी है। तो अब चलिए हम लोग इसको जानते हैं। हुआ क्या, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए, ठीक, कच्छ की ये बात है। ये क्या है, अंतर्राज्यीय संरक्षण प्रयास के बाद ये संभव हुआ है। राजस्थान के जैसलमेर जिले के एक सैम से गुजरात के कच्छ जिले के नादिया तक 15 दिन पुराने उपजाऊ अंडे के, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, रुके गलियारे से होते हुए 750 किलोमीटर के कठिन यात्रा कराई गई। कच्छ में नर बस्टर्ड पक्षियों की अनुपस्थिति के कारण दिए गए अंडे अंडे निषेचित नहीं हो पाते। इस समस्या के निपटान के लिए राज्य वन विभाग द्वारा अंडा स्थानांतरण अभियान चलाया गया। यह अभियान के तहत राजस्थान से एक प्रजनन केंद्र से एक निषेचित अंडा को पोर्टेबल इक्यूबेटर के में रखकर कच्छ तक पहुंचाया गया, जहां उसे 22 मार्च को मादा बस्टर्ड के घोंसले में सेव गए अंडे की जगह पे रख दिया गया, जहां 26 मार्च को एक क्या, स्वस्थ चूजा का जन्म हुआ। अब ये जो चूजा है, ये जो इंडियन बस्टर्ड है, मादा है, अब उसको लगेगा कि ये मेरा बच्चा है, अब उसको इसी क्या करेगी, पाल लेगी। अगस्त 2025 में टैग की गई एक मादा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने कच्छ में एक नर बस्टर्ड की अनुपस्थिति में एक बांझ अंडा को जन्म दिया था। ठीक, देश में गंभीर रूप से लुप्त पक्षी का यह पहला जन्म है जो किस पद्धति के द्वारा हुआ है, जंप स्टार्ट पद्धति के थ्रू हुआ है। बस इसमें फिर अब जितने हमारे जो मंत्री हैं वो पोस्ट कर रहे हैं, खुशी की बात तो है ही है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे। केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म अनुयायी ही अनुसूचित जाति का दर्जा पाने के पात्र हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एससी का जो दर्जा है वो सिर्फ या तो हिंदू को मिल सकता है, या तो सिख को मिल सकता है, या तो बौद्ध अनुयायी को मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति इन तीनों की जगह कोई किसी अन्य धर्म का अनुयायी है, उसने अन्य कोई धर्म अपना लिया है, तो उसको एससी का तो दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एसटी का दर्जा, अगर वो एसटी है और उसने फिर कोई धर्म अपना लिया है तो उसको क्या, एसटी का दर्जा मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपने एससी, क्योंकि एससी जाति में ही क्या, छूआछूत है। ठीक, क्या ये मुझे न्यूज़ पढ़नी, हाँ पढ़ लेते हैं। क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2026 में अपने एक महत्वपूर्ण निर्देश में स्पष्ट किया कि एससी का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध अनुयायियों तक ही क्या है, सीमित है। कोई व्यक्ति ईसाई या अन्य धर्म में धर्मांतरण करता है तो संविधान की अनुसूचित जाति आदेश 1950 के तहत उसकी एससी पात्रता क्या, तुरंत समाप्त हो जाएगी। यहां तक आपको कोई दिक्कत? ठीक, न्यायमूर्ति हैं पीके मिश्रा तथा न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि यह प्रावधान बाध्यकारी है और इसमें जन्म के आधार पर किसी प्रकार की व्याख्या की गुंजाइश नहीं है। अदालत ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखते हुए यह स्पष्ट किया कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति SC/ST अधिनियम के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा का क्या, दावा नहीं कर सकता है। संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुच्छेद 3 के अनुसार केवल हिंदुओं को यह दर्जा मिला था जिसे बाद में 1956 में सिख तथा 1990 में बौद्ध समुदाय तक क्या किया गया, बढ़ाया गया, जबकि ईसाई और मुस्लिम समुदाय इससे क्या हैं,
बाहर हैं। यह निर्णय इस आधार पर हुआ है कि एससी श्रेणी के मूल रूप से हिंदू सामाजिक व्यवस्था में मौजूदा जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को दूर करने के लिए बनाई गई थी। कोई आपको दिक्कत? अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक हमारे इस चैनल को पहुंचाइए। ठीक, आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे अपना सुझाव बता सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ। ये मेरा नंबर है 9452143101 पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सअप। जो भी सुझाव होगा मैं उसको, अगर मानने लायक होगा तो मैं उसको ज़रूर मानूंगा। ठीक। कोच्चि स्थित भाव सागर रेफरल केंद्र को राष्ट्रीय भंडार की क्या मंजूरी दे दी गई है? मैं चलिए, हाँ ज़्यादा बड़ा हो गया। चलिए फिर से हम लोग कोच्चि स्थित, अरे ओहो, हाँ, कोच्चि स्थित भावसागर रेफरल केंद्र को राष्ट्रीय भंडार की क्या दे दी गई है? मान्यता दे दी गई है। भारत में राष्ट्रीय समुद्री संरक्षण और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए कोच्चि में स्थित एक भावसागर रेफरल केंद्र को गहरे समुद्र के जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में मार्च 2026 में मान्यता दी। राष्ट्रीय जीवित समुद्री जीवित संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र द्वारा विकसित यह सुविधा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय जैव विविधता का संरक्षण, वैज्ञानिक अध्ययन तथा ब्लू इकोनॉमी को क्या करना है? मजबूत करना है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसे जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत आधिकारिक दर्जा दिया, जिससे यह एक राष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक भंडार बन गया है। ठीक, यह केंद्र केवल संरक्षण तक सीमित नहीं है बल्कि अनुसंधान और दस्तावेजीकरण का एक प्रमुख हब भी है, जिसकी जिम्मेदारी में जैविक कानूनों तथा डीएनए डेटा का सुरक्षित संरक्षण, नई प्रजातियों का संरक्षण और वर्गीकरण अनुसंधान को बढ़ावा देना शामिल है। यह पहल भारत की समुद्री अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने और महासागरीय संसाधनों के तहत उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ थी। अगर मैं तो कहूँगा आप सिर्फ इतना याद करिए, बस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना है। और इसमें एक ये है, जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002। इसके अलावा इस पे से आपको कुछ नहीं याद करना है। अपनी शॉर्ट नोट्स में सिर्फ इतना ही लिखिए। ठीक। ठोस कचरा प्रबंधन नीति 2026 आई है। अब ठोस कचरा प्रबंधन के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, इसमें होता क्या है कि हम लोग अभी कचरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक गीला कचरा, एक सूखा कचरा। अब इसके तहत अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया। अब इसको 4 श्रेणियों में बांट दिया गया है। कहा गया अब आपको गीला कचरा अलग करना है, सूखा कचरा अलग करना है, सैनिटरी पैड्स जो होते हैं उनको अलग करना है और विशेष देखभाल करने वाले कचरे को क्या करना है? अलग करना है। ठीक। तो आपका सूखे कचरे के तहत ये आ गया, सूखा 2 ठो विशेष। इससे क्या होगा कि देखिए, इससे रिसाइकलिंग जो होती है वो तेज हो जाएगी और हमारे यहाँ पे जो लैंड फिलिंग का जो बोझ है वो कम हो जाएगा। लैंड फिलिंग मीन्स क्या होता है कि हम ये कचरा जहाँ पे एकत्रित करते हैं, आपने दिल्ली की न्यूज़ पढ़ी होगी, देखा होगा कि पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो रियल पहाड़ नहीं, वो कूड़े के पहाड़ हैं। वो क्या है? लैंड फिलिंग का एक समस्या है।
अगर ये सब चीज़ें अलग अलग रहेंगी तो उसकी क्या रिसाइकलिंग तेज हो जाएगी, और क्या होगा, जिससे ये लैंड फिलिंग की समस्या को कम किया जा सकेगा। बस इतनी ही छोटी सी ये न्यूज़ है। बस आप इसको देख लीजिएगा कि इसको कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। गीला, सूखा, सैनिटरी तथा विशेष देखभाल वाले कचरों को अलग अलग करने के लिए बात कही गई है। ठीक, मैं आपको फर्जी की कोई चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, बस जो काम की चीज़ें उतनी जानिए। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एक उड़ान 2.0 को क्या कर दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। ये अच्छी न्यूज़ है, इसको हम लोग पूरा सही से देखेंगे। 25 मार्च 2026 को केंद्र सरकार ने मॉडिफाइड रीजनल एयर कनेक्टिविटी योजना उड़ान 2.0 को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। उड़ान 2.0 के तहत 100 नए एयरपोर्ट क्या करने हैं, विकसित किए जाएंगे। इसके तहत 28,840 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उड़ान 2.0 2030 से 35 के लिए नए पर्यावरण लक्ष्य तय करेगा तथा मॉडिफाई और आसान इमिग्रेशन सिस्टम के जरिए IVFRT 3.0 योजना शामिल है। ठीक, देखिए आई का मतलब क्या होता है, इमिग्रेशन। वी का मीन्स होता है वीज़ा। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है, मैंने बोला इमिग्रेशन। वी का मतलब होता है वीज़ा। एफ का मतलब फिरंगीज होता है। आर का मतलब रजिस्ट्रेशन होता है। और टी का मतलब ट्रैकिंग होता है। ठीक, आई का मतलब इमिग्रेशन, वी का मतलब वीज़ा, एफ का मतलब फिरंगी, आर का मतलब रजिस्ट्रेशन, टी का मतलब ट्रैकिंग। ठीक, योजना शामिल है। कैबिनेट ने इमिग्रेशन, वीज़ा, विदेशी नागरिक ट्रैकिंग से जुड़ी IVFRT 3.0 योजना को 31 मार्च 2031 तक 5 साल के लिए बढ़ाने की क्या कर दी है, मंजूरी दे दी है। और इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए का क्या रखा गया है, बजट रखा गया है। कहा गया कि 100 नए एयरपोर्ट बनाने के लिए सरकार ने उन उन एयर स्ट्रिप्स का प्रयोग करेगी जो अब तक प्रयोग में नहीं आए हैं। बस इतनी छोटी सी ये न्यूज़ है। आगे हम देखते हैं। केरल में ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की लीरियोथेसिस केरलोसिस की क्या की गई है, खोज की गई है। ये आपने देखा होगा कि टिड्डा होता है, टिड्डे की तरीके की है ये। ठीक, आप बस इतना ही याद रखिए ये, लेकिन है इतनी लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक, ये आपके किसी भी पेपर में आ सकती है। खासकर अगर यूपीएससी का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उनमें यही सब चीज़ें आती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज की यही रही। सम्राट चौधरी क्या बने हैं, 24वें मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ के, बिहार के। क्या हुआ है कि जो नीतीश कुमार जी जो थे उन्होंने क्या कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया है और वो राज्यसभा चले गए हैं। और उनकी जगह अब उनके उप मुख्यमंत्री थे सम्राट चौधरी, अब वो उनको बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उन्होंने, उनका नाम है सैयद अता हसनैन ने पटना में क्या 24वें मुख्यमंत्री के रूप में उनको शपथ दिलाई है। ठीक, इतना ही बस जानिए, इससे ज़्यादा नहीं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है क्योंकि आजकल मुख्यमंत्री नहीं पूछता, मैंने देखे हैं 2-3 सालों से हमेशा क्या पूछे जाते हैं, उप मुख्यमंत्री। तो सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू के विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को क्या बनाया गया है, उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। देखिए ये मुझे न्यूज़ अच्छी लगी। संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। देखिए आप, होता क्या है कि लोग अपने मन से अपना वो जेंडर डिफाइन कर रहे हैं। कुछ मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। देखिए ट्रांसजेंडर को जब से
क्या मिले हैं, अधिकार मिलना शुरू हो गए हैं। तो कुछ मेल कहने लगे हैं कि हमको फीलिंग मेल के लिए ही आती है, इसलिए हमको भी किस में डालो, ट्रांसजेंडर में डालो। कुछ फीमेल भी हैं, वो भी कहने लगी हैं। जैसे अभी आपने एक क्रिकेटर है, उनके पुत्र की घटना देखी होगी। वो पुत्र क्रिकेट खेलते थे, उनको क्रिकेट में मज़ा नहीं आया, मतलब कि वो मेल टीम में शामिल नहीं हो पाए। फिर उन्होंने एक कहानी के थ्रू, कहानी क्या, फिर उन्होंने सर्जरी वर्जरी कराई, अब वो फीमेल पहुँच बन गए हैं। लेकिन उनको कहाँ, वो कह रहे हैं मैं ट्रांसजेंडर हूँ। ऐसा नहीं होगा। इसके तहत क्या हो रहा है, ट्रांसजेंडरों के जो अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लेस्बियन है, कोई व्यक्ति गे है, वो कह दे कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो उनको अधिकार, उनके जो अधिकार हैं, वो आप गे हैं वो आपकी समस्या है। मतलब कि आपकी समस्या है कि मतलब मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति गे है या तो लेस्बियन है, तो वो उनके हार्मोनल डिजीज़, हार्मोन्स उनके सही नहीं हैं। लेकिन उनको वो प्राकृतिक रूप से या तो वो मेल हैं या तो वो फीमेल हैं, बट वो ट्रांसजेंडर नहीं हैं। मतलब उनके साथ प्रकृति ने कोई भी भेदभाव नहीं किया है। ठीक, इसमें यही कहा गया है कि मुख्य रूप से किसको रखा जाएगा, जो हिजड़ा होते हैं, किन्नर होते हैं, अरावनी, यही लोग होते हैं, जोगता होते हैं, अंतर लैंगिक भिन्नता वाले व्यक्ति, मतलब कि अंदर, मतलब कि दिख रहे हैं मेल, हैं अंदर से फीमेल, हैं फीमेल दिख रहे हैं फीमेल, हैं अंदर से मेल। तो उनको सिर्फ ये ध्यान में केंद्रित कर करके ये पूरा विधेयक लाया गया है। इसके तहत आपकी एक बार क्या, जैविक पहचान जरूर की जाएगी। अगर आप कहते हैं कि मैं क्या हूँ, वह इसके ट्रांसजेंडर के तहत आता हूँ, तो एक बार आपकी क्या, जैविक पहचान की जाएगी। ठीक, पढ़ लेते हैं। संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। राज्यसभा में इस विधेयक को कब, 25 मार्च को, तथा लोकसभा में 24 मार्च 2026 को पारित किया। केंद्रीय विधि मंत्रालय ने 30 मार्च 2026 को ये एक राजपत्र अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को क्या, अपनी सहमति प्रदान कर दी है। यह विधेयक ट्रांसजेंडर शब्द की परिभाषा को पुनर्भाषित करता है, जिसके दायरे में यौन अभिविन्यास तथा स्वयं द्वारा बोधित लिंग पहचान को क्या कर दिया गया है, बाहर रखा गया है। सरकार ने इसे कार्यान्वयन में स्पष्टता लाने के उद्देश्य से पेश किया था। इस संशोधन में ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस छेड़ दी, साथ ही इसमें पहचान के अधिकारों, कानूनी मान्यता और व्यक्तियों के समावेशिता को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं। इस संशोधन में नए कानून के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को और अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का प्रावधान है। इसमें यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अलग अलग यौन रुझानों एवं स्वयं द्वारा मानी गई लैंगिक पहचान वाले व्यक्ति इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएंगे, जो मैंने आपको बताया। और इसके तहत कौन 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 आएगा, जो हिजड़ा है, किन्नर है, अरावनी है, योग्यता है तथा अंतर लैंगिक भिन्नता वाले व्यक्ति इसमें शामिल किए जाएंगे। सरकार द्वारा संशोधित परिभाषा भी पेश की गई, जो आत्म पहचान की बजाय जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक पहचान पर आधारित होगी। इसमें शामिल है अंतर लैंगिक परिस्थितियों तथा जन्मजात विकृतियों वाले व्यक्ति, वे व्यक्ति जो पारंपरिक ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित हैं। एक नए प्रावधान के तहत प्राधिकरण को एक मेडिकल बोर्ड के रूप में परिभाषित किया गया, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी करते हैं और जो आवश्यकता पड़ने पर ट्रांसजेंडर पहचान को सत्यापित और प्रमाणित कर सकते हैं। ये थी पूरी न्यूज़। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? आप इसमें जो भी सुझाव हैं आप बताइए कि ये बात सही है कि नहीं, कि अगर आप स्वघोषित कर देते हैं तो आप ट्रांसजेंडर के अधिकारों का क्या उपयोग करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे सड़क सह रेल सुरंग परियोजना को क्या कर दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। बस ये आप इतनी ही छोटी सी न्यूज़ है
कि ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एक सड़क सह रेल सुरंग बनाई जाएगी जो कितनी लंबी होगी? 15.59 किलोमीटर लंबी दोहरी सुरंग शामिल होगी। ठीक। ये क्या नए राजमार्ग मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित गोहपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग 715 पर स्थित नुमालीगढ़ से जोड़ेगा। ठीक। जिससे इन दोनों के बीच की जो 240 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितनी घट करके अब कितनी हो जाएगी? 34 किलोमीटर हो जाएगी। और 6 घंटे का जो सफ़र है वो अब कितने मिनट में पूरा हो जाएगा? 20 मिनट में। इस परियोजना से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड सहित अन्य पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उनको भी क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। और क्या? उनके आर्थिक विकास, क्योंकि अब देखिए टाइम कम लगेगा ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर विशेषज्ञ समिति का क्या किया है? गठन किया गया है। देखिए इसका काम यह है कि वो ये जा कर के चेक करे कि ऐसी प्रजातियां जो आक्रामक हैं और वो कहाँ से, विदेशों से आई हैं, वो हमारे जैव विविधता को क्या नुकसान पहुंचा रही हैं, इनकी पहचान करना, इनको किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है ये देखना, वो दोबारा फिर ना पनपने पाए इसकी पहचान करना, इस ट्रिब्यूनल का एक यही उद्देश्य है। देखिए लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के निर्देशों का अनुपालन में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने भारत में देसी पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि और जैव विविधता पर आक्रामक परिग्रही प्रजातियों से होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का क्या किया है? गठन किया है। यह कदम एनजीटी द्वारा एक स्वायत्त संज्ञान स्वामोटो है। मतलब इसके लिए किसी ने अभी तक एप्लीकेशन नहीं दी है, ये स्वामोटो उन्होंने लिया है, कार्रवाई के बाद उठाया गया है, जिसमें इन प्रजातियों द्वारा मूल जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न गंभीर खतरों पर प्रकाश डाला गया था। ठीक। ये समिति क्या करेगी? राज्यवार इनपुट के आधार पर आक्रामक विदेशी प्रजातियों की एक क्या करेगी? समेकित राष्ट्रीय सूची तैयार करने का काम करेगी। फिर ये केंद्र को सौंप दी जाएगी। यह उच्च जोखिम वाली प्रजातियों की पहचान और प्राथमिकता तय करेगी और विज्ञान आधारित प्रबंध और उन्मूलन रणनीतियों की सिफारिश करेगी। मतलब कि इनसे इसके थ्रू क्या किया जाएगा? इनकी पहचान की जाएगी। अब वो हो गया है कि ये हमारे अब पारिस्थितिकी का भी क्या है, खराब कर रही हैं, लेकिन ये हमारे आसपास रह रही हैं, तो इसको धीमे धीमे नष्ट किया जाएगा। ठीक है। यह निकाय और पहचान की जाएगी, पहले किसको फिर दूसरे किसको, इस तरीके से यह निकाय पारिस्थितिकी बहाली के लिए सर्वोत्तम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिशा निर्देश विकसित करेगा। ठीक। इसका उद्देश्य ज्ञान के अंतराल की पहचान करना और जैव विविधता अधिनियम 2002, जिसमें संशोधित कर दिया गया था 2023 में, के तहत दीर्घकालिक नीतिगत प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने के लिए अनुसंधान कार्यक्रमों का प्रस्ताव करना है। अब आप देख लेते हैं कि इसमें कौन शामिल है। कि सेवानिवृत्त एक आईएफएस अधिकारी हैं, पूर्व वन बल प्रमुख उत्तराखंड के, जिनका नाम है धनंजय मोहन। ये इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है। और इस समिति का कार्यकाल कितना होगा? 2 वर्ष का। ये कौन समिति के अध्यक्ष हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम है ऊर्जा सुरक्षा। ये ऑपरेशन किस लिए था? भारत का हार्मुज जल डब्रू मध्य जो है वहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था। इसके तहत क्या करना था कि जो हमारे टैंकर्स हैं आ रहे हैं हार्मुज से, उसको क्या सुरक्षा प्रदान करना, उसमें किसी भी तरीके का अटैक ना होने पाए इसका ध्यान देना और सुरक्षित भारत पहुंचाना।
ठीक, इतना ही छोटी सी कहानी है। आप एक काम करिएगा, आप जाइएगा मैप निकालिएगा, मैप में आप देखिएगा हार्मुज की स्थिति देखिएगा, ईरान कहाँ है, इराक कहाँ है, और ये किस लिए, किस सामरिक दृष्टि से जरूरी है, यूएई, ओमान, इस पूरे मार्गों को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी। ठीक है, देखिए देखिए 26 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज के रास्ते आने वाले एनर्जी शिपमेंट में क्या, एलएनजी होगी, पीएनजी होगी और कच्चा तेल को स्कॉट्स करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा ऑपरेशन शुरू किया है। देखिए किस तरीके से स्कॉट्स किए जाते हैं, एक आगे हमारा शिपमेंट होगा, बीच में ये टैंकर्स वाले जहाज होंगे, एक हमारा पीछे होगा और एक साइड होगा जहाँ से मतलब कि गोलीबारी या तो किसी भी तरीके की हमारे यहाँ पे क्या हो, मतलब कि ये होगा कि यहाँ से आक्रमण हो सकता है, एक शिपमेंट यहाँ होगा, तो ये तीनों आपस में कनेक्ट होंगे और ये इनको क्या सुरक्षा देंगे, और जब सुरक्षित स्थान पे पहुँच जाएंगे तो ये हट जाएंगे और ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, बस इसमें इतना ही। हॉर्मुज से दुनिया का एक बेहद मुश्किल चेक पोस्ट माना जाता है, जिसमें पूरी दुनिया के 20% ऑयल का व्यापार होता है। भारत बड़ी मात्रा में कच्चे तेल, एलपीजी, एलएनजी के लिए हॉर्मुज रूट्स पर निर्भर है। ठीक, डी डीजी शिपिंग के सूत्रों के अनुसार अब हॉर्मुज से भारत की ओर आने वाले जहाज, टैंकर निकलते हैं जब ओमान की खाड़ी में खड़े भारतीय नौसेना युद्धपोत उन टैंकरों को सुरक्षित इलाकों में लेकर आते हैं। भारत ने ओमान की खाड़ी के आसपास कई युद्धपोत तैयार किए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये आने वाले टाइम में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। राजा रवि वर्मा थे, ये की एक पेंटिंग थी जिसमें यशोदा और कृष्ण माता हैं। यशोदा जी गाय से दूध निकाल रही हैं और कृष्ण जी घुटुरियन के बल बैठे हुए हैं और उनके मुंह में दूध की धार जा रही है। ऐसी उन्होंने एक क्या नाम है, पेंटिंग बनाई थी, और ये भारत की सबसे महंगी पेंटिंग हो गई है। राजा रवि वर्मन की एक फिर आज से 2023 में भी एक पेंटिंग बहुत ही चर्चित हुई थी, नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी सारे एग्ज़ाम पेपर्स में पूछी गई थी। तो राजा रवि वर्मन, देखिए ये कोई राजा नहीं थे, ठीक है, ये राजा नहीं थे, इनका नाम था राजा रवि वर्मन, राजा रवि वर्मा। ये ऑयल पेंटिंग के लिए बहुत फेमस थे। ठीक, बस इतनी छोटी सी जानकारी आप ले लीजिए। ये जो पेंटिंग है इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, और ये कितने 1.67 मतलब 167.20 करोड़ रुपए की कीमत में इसकी नीलामी हुई है। ठीक है, लिखा हुआ है कि 1870 के दशक में बनी मशहूर पेंटिंग यशोदा और कृष्ण की जो ये है, ये 167.20 करोड़ रुपए की है। ये अब तक की सबसे महंगी आधुनिक भारतीय कलाकृति बन गई है जिसकी नीलामी हुई थी। ठीक, इसमें फिर देखिए लिखा, यशोदा और कृष्ण भारतीय पौराणिक कथाओं में उन कोमल पल को खूबसूरती से दर्शाती है जिसमें यशोदा जी क्या गाय का दूध निकालते हुए दिख रही हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सबसे अधिक जहाज निकालने वाले देशों में कौन हो गया है, भारत शामिल हो गया है। इतनी छोटी, पहले मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि ये 20% रास्ता, ये पूरी बस आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये रही, भारत यूएनओ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के विभिन्न निकायों में के लिए क्या हो गया है, निर्वाचित हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में एक आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के विभिन्न सहायक निकायों के लिए भारत को क्या कर लिया गया है, चुन लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने देश में स्थायी मिशन
ने 8 अप्रैल 2026 को बताया कि भारत ECOSOC आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के जिन निकायों में 2027 से 2036 की अवधि के लिए चुना गया है, इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास आयोग, गैर सरकारी संगठनों की समिति और कार्यक्रम एवं समन्वय समिति शामिल है। भारतीय राजदूत प्रीति सरन को फिर से आर्थिक एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की समिति के लिए चुना गया है। इन पर वैश्विक मामलों की जिम्मेदारी होगी। किसको चुना गया है? प्रीति सरन को। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। गैर सरकारी संगठन की समिति का नाम क्या है? ECOSOC की एक स्थायी समिति है। इसके मुख्य कार्य में विभिन्न NGO द्वारा प्रस्तुत सलाहकार दर्ज के लिए आवेदनों और पुनर्वर्गीकरण के अनुरोधों पर विचार करना शामिल है। इसमें और कुछ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ ये रही आपके सामने, 11वां रायसीना डायलॉग हुआ है, ठीक है। इसको कौन कराता है? विदेश मंत्रालय कराता है। कौन इसका सहयोगी होता है? ये सहयोगी विदेश मंत्रालय, लेकिन मेन फाउंडेशन कौन है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के तत्वाधान में कौन सा संवाद हुआ है? 11वां रायसीना डायलॉग हुआ है। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। कौन है? फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब्स हैं। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? इसकी थीम थी संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति, ठीक। इतनी छोटी सी बात है। फिर इन्होंने कहा, इसका उद्घाटन किसने किया था? मोदी जी ने, ठीक। और उद्घाटन सम्मेलन के प्रमुख वक्ता कौन थे? उद्घाटन समिति के प्रमुख वक्ता कौन है? फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, ठीक। इन्होंने कहा, अपने वक्तव्य में कहा, इस बात पर बल दिया कि पश्चिमी प्रभुत्व का युग अब क्या हो गया है? समाप्त हो गया है, तथा भविष्य की दिशा अब ग्लोबल साउथ तय करेगा, क्योंकि उसके पास क्या है? जनसांख्यिकी और आर्थिक शक्ति दोनों है। इतनी बात आपको समझ में आई? आपको कमेंट्स में ये बताना है कि ग्लोबल साउथ क्या है। आपको बता दूं मैं कि 2023 के PCS के पेपर में ग्लोबल साउथ के बारे में पूछा गया था, ठीक है। फिर से ये शब्द चर्चा में है, तो आप मुझे बताएंगे कि कमेंट्स में कि ग्लोबल साउथ क्या है, ठीक। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। उन्होंने कहा कि अगली विश्व व्यवस्था तय करने में भारत एक निर्णायक भूमिका में रहेगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत है? रायसीना डायलॉग भू राजनीतिक तथा भू आर्थिकी मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत की पहल पर आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसका आयोजन भारत में विदेश मंत्रालय व दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक है, जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जिसका पहला आयोजन कब किया गया था? 2016 में। आपको ये वाली पॉइंट याद रखनी है, पहला कब किया गया था? 2016 में। देखिए, इसी की तर्ज पे, मतलब ये किसकी तर्ज पे होता है? जर्मनी की राजधानी म्यूनिक में सुरक्षा सम्मेलन एक होता है, और एक सिंगापुर में एक होता है संग्रीला डायलॉग्स। उसकी तर्ज पे ये यहाँ पे अपने भारत में एक ये नया संवाद 2016 में शुरू किया गया था, ठीक। देखिए, इसका नाम रायसीना क्यों रखा गया है? इसका नाम नई दिल्ली के रायसीना हिल्स है, जहाँ पे मुख्यालय है भारत सरकार का, वो रायसीना हिल्स पे है। इसीलिए इसका नाम क्या कर रखा गया?
रायसीना संवाद रखा गया। फिनलैंड के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई है, आपने अभी पढ़ा ऊपर। फिनलैंड के राष्ट्रपति की भारत यात्रा अलेक्जेंडर स्टब्स की हुई है। वह अपने शिष्टाचार मंडल के साथ 4 से 7 मार्च 2026 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। ठीक, उनको वो किस लिए आए हैं? रायसीना डायलॉग में उद्घाटन मुख्य वक्ता के रूप में उन्हें शामिल किया गया है। ठीक, उन्होंने एक चीज़ बात बहुत अच्छी कही है। कहा है कि हम अपनी मित्रता को आगे बढ़ाएंगे द्विपक्षीय वार्ता के थ्रू, और 2030 तक अपना व्यापार क्या करने का, दोगुना करने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। भारत व यूरोपीय संघ के बीच 27 जनवरी 2026 को एक संपन्न स्वतंत्र व्यापार समझौते का स्वागत करते हुए उन्होंने लाभकारी अवसरों को दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है। भारत फिनलैंड द्विपक्षीय संबंधों को डिजिटलीकरण व स्थिरता में रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में सहमति दोनों पक्षों में रही है। भारत ने अक्टूबर 2026 में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की सह मेजबानी के लिए भी सहमति दोनों पक्षों में हो गई है। तो कहाँ होना है? भारत में होना है। हुआ क्या है कि भारत ने कहा कि आप सह मेजबानी कर लीजिए। किसको? फिनलैंड को। किसकी? विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की। तो वो क्या हो गया? कहा ठीक है, हम सह मेजबानी कर लेंगे। ठीक, विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग के 3 समझौतों पर क्या हुआ है? हस्ताक्षर हुए हैं। आप इस चीज को याद रखिएगा, कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? 3। आधिकारिक सांख्यिकी व नवाचार के क्षेत्र में भारतीय पेशेवरों के प्रवासन गतिशीलता के क्षेत्र में समझौते इसमें शामिल हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के नवंबर 2020 में हस्ताक्षरित समझौतों का नवीकरण भी इस अवसर पर किया गया। दिसंबर 2025 के अंत तक देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या एवं टेली डेंसिटी पर ट्राई की क्या एक रिपोर्ट आई है। टेली डेंसिटी क्या होती है? 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या को टेली डेंसिटी कहते हैं। मेरे हिसाब से इस बार ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो आपको जरूर मिलेगा। टेली डेंसिटी किसको कहते हैं? तो प्रति हजार लिखा होगा, 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र पे लिखा होगा, इस तरीके से इसको बनाया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से टेली डेंसिटी, आप ये याद रख लीजिए कि 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या को टेली डेंसिटी कहते हैं। ठीक, दिसंबर 2025 के अंत तक देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या, ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या तथा उसमें सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी तथा टेली डेंसिटी आदि से संबंधित आंकड़े दूरसंचार नियामक निकाय ट्राई द्वारा फरवरी 2026 में क्या दिए गए। ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई ने बताया कि दिसंबर 2025 के अंत में टेलीफोन शहरी उपभोक्ताओं की संख्या 762.44 मिलियन थी। ठीक, जिसमें से 720 मिलियन उपभोक्ता वायरलेस, जो हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, तथा वायरलाइट वाले 42.29 मिलियन टेलीफोन थे। पूर्व के मुकाबले ये 14.9% अधिक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में भी इसने बताया कि ये क्या है। आज के समय में, मतलब कि दिसंबर 2025 में 543.7 मिलियन हैं, जो 2024 में कितना था? 526.56 मिलियन थी। तो उस हिसाब से ग्रामीण उपभोक्ताओं में 3.23% की वृद्धि हुई है।
शहरी उपभोक्ताओं की अगर अगर टोटल देखा जाए तो शहरी उपभोक्ता 58.38% के साथ तथा ग्रामीण उपभोक्ता 41.53% के साथ हैं। टेली डेंसिटी प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 2025 के अंत में 51.74%, जो पहले कितनी थी 84.145% थी। शहरी क्षेत्रों में ये कितनी है 148.92% तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ये भी कितनी है 59.63%। इसीलिए ये कितना 51.74% हो जाती है। ठीक है। अब कहा गया है कि 22 लाइसेंस सर्विस एरिया हैं, मतलब कि इतने लोग क्या करते हैं, हमको हमारे यहाँ पे सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। सबसे ज़्यादा सुविधाएं कहाँ, बिहार में, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा लोग बिहार में, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में हैं। फिर कहा गया है कि अंत में सर्वाधिक टेली डेंसिटी कितनी 359% दिल्ली में है। सबसे ज़्यादा टेलीफोन कौन यूज करता है, दिल्ली में एक व्यक्ति के पास कम से कम 4 मोबाइल हैं। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है और तीसरे स्थान पे कौन है, हिमाचल प्रदेश है। इसको आप ये लाइन याद रखिएगा, ये आपको बहुत ही काम आएगा। सब फिर एक हमारे पास एक न्यूज़ आती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मून शॉट परियोजना। ये मून से मतलब कि चंद्रमा से संबंधित नहीं है। मून शॉट परियोजना क्या है कि जिनका कुछ व्यक्तियों का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है किसी भी तरीके के न्यूक्लियर डिजीज़ के कारण, या कोई स्ट्रोक आ गया उसके कारण। तो इसके तहत मून शॉट की परियोजना के तहत अब भाई उसका दिमाग काम करना, मतलब वो सिग्नल देना बंद कर दिया है, तो अब उसका हाथ पैर चलाने में दिक्कत होगी। तो मून शॉट परियोजना के तहत इसी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान और प्रतिरक्षा ट्रस्ट ने मिलकर मून शॉट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य मस्तिष्क की कार्य क्षमता को सहारा देने वाले उन्नत ब्रेन को प्रोसेसर को विकसित करना है। यह तकनीकी विशेष रूप से उन लोगों को आशा की किरण है जो स्ट्रोक या अन्य न्यूक्लियर समस्याओं के कारण उनके शरीर के अंगों पर नियंत्रण खो चुके हैं। यह परियोजना 2 तरह के उपकरणों पर काम कर रही है। एक, उन्हें सर्जरी के जरिए शरीर के अंदर लगाया जा सकता है, और दूसरा जो बिना किसी ऑपरेशन के शरीर के बाहर उपयोग किया जाए। ब्रेन को प्रोसेसर साधारण उपकरणों से अलग है क्योंकि ये द्विदिवसीय है। मतलब ये क्या करेगा, ये सिग्नल लेगा और सिग्नल भेजेगा भी। मतलब ये 2 दिवसीय है, विन डायरेक्शनल तरीके से काम करता है। इसका मतलब है ये न केवल मस्तिष्क से निकलने वाले संकेतों को पढ़ने और समझते हैं, बल्कि कृत्रिम एआई की मदद से उन्हें संसाधित करके उन्हें वापस मस्तिष्क तक भी क्या करेगा, ये पहुंचा देगा। यह तकनीकी का प्राथमिक लक्ष्य स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के हाथों की गतिविधियों को फिर से सामान्य बनाना, ताकि वह चीज़ों को पकड़ने और हिलाने में क्या हो सके, सक्षम हो सकें। यह परियोजना नॉन इन्वेसिव ब्रेन स्टिमुलेशन तकनीक पर जोर दिया गया है, जिसमें शीर्ष पर त्वचा पर इलेक्ट्रोड व चुंबकीय तरंगों का उपयोग करके बिना चीर फाड़ के मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित करना तथा टीएमएस तथा टीडीसीएस जैसी पद्धतियों के माध्यम से मानसिक रोगों तथा तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियों का इलाज संभव हो सकेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप मुझे बता सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, फिर से मैं एक बार लिखे दे रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे
143101 में मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा एक टेलीग्राम नंबर है जिसमें हम सारी PDF सेंड करते हैं। कोई भी हमारा वीडियो आने से पहले हम उसमें लिंक शेयर कर देते हैं, टाइम शेयर कर देते हैं, वहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। अगर आपको हमारे साथ क्वेश्चन आंसर भी करने हैं करंट अफेयर के और भी अदर सब्जेक्ट्स के, तो आप हमको हमको मैसेज करिएगा, या तो मैं टेलीग्राम की लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो आप जा कर के सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।